तो हेलो एवरीवन। आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि 11 ट्वेल्थ के ओवर पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक चैप्टर है और ये नीट के भी लिए भी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा कि चैप्टर का नाम है। तो हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसके अंदर देखेंगे व्हाट इज़ सेल, इसके अंदर सेल क्या होती है, सेल के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, कि सेल को हम किस प्रकार से क्लासीफाई कर रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद में सेल के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से क्या स्ट्रक्चर होती है सेल की। और फिर उसके बाद में हम डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि डिस्कवरी कैसे हुई थी सेल की, जो सबसे पहले सेल हुई थी, सेल की फॉर्मेशन हुई थी, वो मतलब उसकी डिस्कवरी के बारे में देखें। फिर उसके बाद में सेल की थ्योरी के बारे में देखें कि सेल की थ्योरी किस प्रकार से ओरिजिनेट हुई थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेल, कि सेल का मतलब होता क्या है, सेल होता क्या है। जैसे सेल कुछ तो ऐसा होता है कि हम, जो हमारा रिमोट होता है, रिमोट के अंदर भी सेल होते हैं। या फिर सेल जो होती है वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जो बेसिक यूनिट होती है। जैसे अगर हमारा घर है अपना, जैसे हम यहाँ पर अपने स्टूडियो के अंदर हैं, तो इस स्टूडियो के अंदर जो स्टूडियो बना हुआ है, मान लो अपने घर का एग्जांपल लेते हैं, कि अगर हमारा घर है तो वो बहुत सारी बेसिक ईंटों से, जो उसकी बेसिक यूनिट है वो ब्रिक है, वो ईंट है उसकी बेसिक यूनिट। जब ईंट एक दूसरे के साथ में सीमेंटिंग की जाती हैं, तो उससे हमारा घर बन जाता है। इसी प्रकार से हमारी जो बॉडी है, वो हमारी बॉडी भी इसी प्रकार से बनी होती है। जो हमारी सेल्स होती हैं, जो जो जाइगोटिक लेवल पे सेल होती हैं, उसके अंदर डिवीजन होता रहता है। डिवीजन होकर के उसके अंदर नई सेल्स फॉर्मेशन हो जाती हैं। वैसे ही करके जो सेल वर्ड है, सेल वर्ड लैटिन ऑर्गेनाइज्ड है, जो कि लैटिन वर्ड है सेलुला। वो सेलुला वर्ड से लिया गया है। सेलुला का मतलब होता है एक स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर, एक स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर हम देखें कि जो जेल के अंदर कैदी होते हैं, तो कैदियों के, जो कैदी रखे जाते हैं वो भी सेल के अंदर रखे जाते हैं। सेल मतलब एक छोटी यूनिट होती है, छोटी इकाई होती है। तो जैसे हम इसके अंदर देख रहे हैं, जो मीनिंग सेलुला इज स्मॉल स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर। जो सेलुला का मतलब होता है वो स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसको क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। अगर हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं तो किसके बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं, ये हमको बताना जरूरी रहता है। क्योंकि बेस क्लासीफाई करने के बेसिस बहुत हो सकते हैं। जैसे हम किसी की फंक्शनिंग के ऊपर क्लासीफाई कर सकते हैं, या फिर हम किसी के स्ट्रक्चर के ऊपर क्लासीफाई कर सकते हैं, या फिर हम किसी प्लेसेस के ऊपर क्लासीफाई कर सकते हैं, या फिर किसी के नंबर क्वांटिटी किसी भी बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो बेसिस लेते हैं, बेसिस नंबर ले रहे हैं, हम यहाँ पर नंबर के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं। तो इसके अंदर दो यूनिट होते हैं। दो यूनिट कौन से होते हैं, दो क्लासिफिकेशन के बेसिस दो होते हैं। एक तो यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। यूनी का मतलब होता है सिंगल, यूनी का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बना है उसको हम यूनिसेलुलर बोलेंगे। और वैसे ही करके यहाँ पर मल्टी, यानी कि मल्टी का मतलब हो गया मैनी, और सेलुलर का मतलब हो गया सेल, यानी कि जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हम उसको मल्टी सेलुलर बोलेंगे। तो यूनिसेलुलर के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल होते हैं मोनेरा। जो अगर मोनेरा एक बैक्टीरिया के अंदर आता है, तो जो सारे बैक्टीरिया होते हैं वो सारे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर के अंदर आते हैं। और जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा भी आता है यूनिसेलुलर के अंदर। ब्लू ग्रीन एल्गा, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो ब्लू ग्रीन एल्गी भी आती है इसी के अंदर। अमीबा की बात करेंगे तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, स्लाइमोल्ड्स आदि। तो जितने भी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी
इसके अंदर आ जाते हैं, जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं। तो हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। और मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर का मतलब है कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल हैं, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा, आपका एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसीलिए ये सिंगल सेल्स हैं। और जैसे अगर फंजाई है या फिर फंजाई अपनी कॉलोनी के रूप में रहता है। अगर एनिमल की बात करें तो हम अपने चारों तरफ एनिमल्स तो देखते ही हैं हम। जैसे अगर जूलॉजी के अंदर देखा जाए तो हमको भी एनिमल ही बोला जाता है। और अगर बात करें प्लांट की, तो ये प्लांट भी बहुत अच्छे से विजिबल होते हैं। इनके अंदर मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, और इनका जो ग्रोथ है, इनके डिवीजन है, वो रेगुलर थ्रू आउट द लाइफ होता रहता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हम यूनिसेलर के बारे में बात करेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर होते हैं वो अपने जितने भी सारे काम होते हैं, अपने सारे फंक्शन अपने खुद करते हैं। जैसे अगर हम डाइजेशन की बात करें तो वो अपना डाइजेशन खुद करते हैं। अगर एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो एक्सक्रीशन वो अपना खुद करते हैं। अगर रेस्पायरेशन की बात करेंगे तो रेस्पायरेशन भी खुद करते हैं। जैसे कि अगर हम अपने ह्यूमन सेल के अंदर बात करें, ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करें, तो हमारे जो अगर हम रेस्पायरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से सेल्स चाहिए। अगर एक्सक्रीशन कर रहे हैं तो एक्सक्रीशन के लिए अलग से सेल्स चाहिए। वैसे ही करके जैसे ब्लड है तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए अलग से उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर के अंदर ये सारी जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, बेसिक फंक्शन एक ही सेल के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल टू परफॉर्मिंग ऑल द असेंशियल फंक्शंस, यानी कि जितने भी सारे असेंशियल फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस ये खुद कर लेते हैं। और दूसरी बात लिखी है कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका मतलब क्या है कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनको किसी दूसरी सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। सेल का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसके अंदर हम देखेंगे। सेल के स्ट्रक्चर के अंदर ये एक जो बाहर की लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये है सेल मेम्ब्रेन। जो बाहर की ये लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद में ये आपकी जो ये बाइटिस सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म, तो इसके अंदर ये जो ये सबसे बेसिक यूनिट होती है, जो सबसे बेसिक सेल होती है, उसके अंदर ये तीनों चीज़ होना जरूरी है। अगर इनमें से मान लो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म नहीं है, तो ये एक इंडिपेंडेंट लिविंग, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने वाली सेल नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म भी है, और अगर न्यूक्लियस नहीं है, तो ये भी क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने के लिए सेल नहीं है। तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं हम आगे। ये एक और दिया हुआ है डायग्राम, तो इस डायग्राम को और देख लेते हैं। इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन दे रखी है। सेल मेम्ब्रेन के बाद में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो यहाँ पर होल्डिंग से दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस ये सब कुछ ये साइटोप्लाज्म है। तो ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर आता है। ये इसको हम आगे आगे देखेंगे, ये तो यहाँ पर हमको इतना गौर करने की आवश्यकता नहीं है। ये साइटोसोल है। अब यहाँ पर देखते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। अभी हमने जो स्ट्रक्चर देखा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, जो हमने बात की थी आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके बारे में
फिर इसके अंदर एक फ्लूइड पार्ट होता है। फ्लूइड पार्ट यानी कि जिसके अंदर लिक्विड होता है, जिसके अंदर जितने भी सारे ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी तैर रहे होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म हो गया आपका। और जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनल्स तैर रहे होते हैं उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। तो न्यूक्लियस तो ये तो हो गया आपका यूनिस उसके मल्टी सेलुलर के अंदर, अगर जो प्रो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर। और जो न्यूक्लियड होता है, न्यूक्लियड होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब हम आगे देखेंगे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इसके अंदर एक तो ग्लाइकोकैलिक्स है जो आउटर जो कुछ 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 ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। जैसे सेल वॉल है, सेल वॉल फंजाई के अंदर पाई जाती है, सेल वॉल प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन लगभग लगभग सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। ये जैसे सेल मेम्ब्रेन है क्या, अगर हम अपने एक रूम को माने तो जो रूम की हमारी बाउंड्री है, अगर हम इसके अंदर चाहे कुछ भी भर दें लेकिन ये बाहर नहीं जाएगा, ये फैलेगा नहीं। तो ये इसकी मेम्ब्रेन होती है। कौन सी मेम्ब्रेन होती है? सेल मेम्ब्रेन। और वैसे ही करके अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियस देख लेते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसकी अलग से मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और अगर बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे अपना साइटोप्लाज्म होता है। साइटो का मतलब होता है सेल। जैसे अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजी की बात करें, जैसे साइटो का मतलब होता है सेल। अगर कहीं पर भी लिखा हो साइटो तो हम उससे रिलेट करेंगे कि साइटो का मतलब है सेल। वैसे ही करके ये यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस के अंदर का जो प्लाज्मा यानी कि फ्लूइड है उसके बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियस और क्रोमेटिन यानी कि जो डीएनए थ्रेड्स हैं। अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म के ऊपर, जो कि दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। एक तो होता है इसके अंदर साइटोसोल, दूसरा होता है ट्रोपोप्लाज्म। साइटोसोल, साइटोसोल्स होता है ये एक ग्रेनुलर पार्ट होता है। अगर हम मान लो हमने ये वाली सेल ली, एक सेल ली, सेल के अंदर यहाँ पर ये वाला पार्ट है, इसके अंदर आपके मान लो ये आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं। सेल ऑर्गेनल्स है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया यार गोल्गी बॉडी है। और इसके अंदर ये मान लो न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर ये वाला जितना भी पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका ट्रोपोप्लाज्म हो जाएगा। ये ट्रोपोप्लाज्म हो जाएगा क्योंकि ये ग्रेन्यूलर पार्ट है, इसके अंदर ये ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, ग्रेन्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे। और अगर ये बात करेंगे ये ए ग्रेन्यूलर यानी कि इसके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं है। तो ये हो गया आपका साइटोसोल या फिर हेलोप्लाज्म। तो अब हम ट्रोपोप्लाज्म में देखते हैं। ट्रोपोप्लाज्म के पार्ट होते हैं दो, एक तो होता है लिविंग पार्ट, एक होता है नॉन लिविंग पार्ट। तो लिविंग पार्ट जितने भी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सभी लिविंग होते हैं। तो जितने भी सारे लिविंग और वो होते हैं, जितने भी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो लिविंग के अंदर आते हैं। और अगर हम नॉन लिविंग की पार्ट की बात करें तो नॉन लिविंग के अंदर आता है आपका स्टोरेज पार्ट। स्टोरेज पार्ट जैसे अगर बात करेंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, लिपिड, ये सभी आ जाते हैं इसके अंदर, जो कि स्टोरेज होता है। जैसे ग्लाइकोजन होता है जो एनिमल्स के अंदर होता है, जो स्टोर फूड होता है स्टोर। और अगर बात करें स्टोर इसके अंदर स्टार्च, ये स्टार्च होता है प्लांट्स के अंदर। तो ये हमने एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया कि ये एक बेसिक बेसिक ऐसे करके होता है, ये सेल के बारे में ओवरव्यू हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अभी हम इसकी बात कर रहे थे, जैसे अगर प्रोटोप्लाज्म है तो प्रोटोप्लाज्म को हम किसको बोलेंगे? अगर न्यूक्लियस के साथ में साइटोप्लाज्म जोड़ दिया जाए, न्यूक्लियस के साथ में साइटोप्लाज्म जोड़ दिया जाए तो हम उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। और अगर हम प्रोटोप्लास्ट की बात करेंगे, प्रोटोप्लास्ट, तो सेल विदाउट दी सेल वॉल, जो सेल है बिना सेल वॉल के, तो उसको बोलेंगे हम प्रोटोप्लास्ट। इसको हम बायोटेक के अंदर पढ़ते हैं क्योंकि हमको इसकी जो सेल होती है सेल को तोड़ने की आवश्यकता पड़ जाती है, इसलिए हम इसको देखेंगे बायोटेक के अंदर। ओके। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं न्यूक्लियस प्लस के साइटोप्लाज्म प्लस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों चीज़ें मिलकर प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन करती हैं। एक यहाँ पर नोट आ गया, जैसे हमने अभी बात की थी कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लास्ट, वो साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल,
ये सभी करते हैं फॉर्मेशन एक कंप्लीट सेल का। एक कंप्लीट सेल बनने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी कि इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर दी हुए हैं, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये एक सेल हो जाएगी आपकी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे हमने बात की थी, इसकी अपने घर के अंदर ब्रिक होती है एक स्मॉलेस्ट यूनिट, वैसे ही करके ये हो जाएगी। रोक दो। तो अब हम देखते हैं डिस्कवरी के बारे में कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो सबसे पहले हम डिस्कवरी और इन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। डिस्कवरी और इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब होता है हम किसी भी नई चीज़ को खोजते हैं। जैसे मान लो ए और बी को जोड़ा सी बन गया। यानी कि कोई भी चीज़ जो हम नई डिस्कवर करते हैं, जो नेचर के अंदर पहले थी ही नहीं, तो उसको हम इन्वेंशन बोलते हैं। अगर डिस्कवरी की बात करेंगे तो डिस्कवरी का मतलब होता है कोई चीज़ जो हमारे आसपास पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन अब हमने उसको अपने अपने फंक्शंस के हिसाब से हमने उसको देख लिया कि अब इसका ये वाला यूज होगा। मतलब एक पर्टिकुलर यूज के बेसिस पे देखते हैं, तो वो डिस्कवरी के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी 1665। तो इन्होंने क्या किया था कि एक ओक का प्लांट था, ओक प्लांट था। ओक प्लांट को इन्होंने देखा, जो उसकी बार्क होती है, बार्क जो बाहर की छाल होती है, उसको देखा। उसके अंदर जो अगर मान लो कितने पार्ट होते हैं इसके, चार पार्ट होते हैं। एक तो सेकेंडरी फ्लोएम होता है जो अंदर बूडी पार्ट होता है। अगर किसी भी स्टेम को लिया जाए, किसी भी प्लांट, कोई बूडी प्लांट है उसकी स्टेम को लिया जाए, तो बाहर का जो पार्ट होता है वो सेकेंडरी फ्लोएम होता है। सेकेंडरी फ्लोएम के बाद में होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद में होता है कॉर्क कैम्बियम, ये कॉर्क कैम्बियम। और फिर उसके अंदर आता है कॉर्क। वो जो कॉर्क होता है उसके अंदर डेड सेल्स होती हैं, जो सबसे आउटर पार्ट होता है जो हमको दिखाई देता है। तो डेड, यहाँ पर लिखा हुआ डेड सेल्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं डेड। यानी कि अगर हम किसी भी जैसे कि हमारे हाथ के अंदर एक स्टाइलस है, हमारे हमने हाथ के अंदर एक स्टाइलस पकड़ा हुआ है हाथ में, तो क्या ये लिविंग है या फिर डेड है? तो आप बोलेंगे कि हाँ ये तो डेड है, मतलब नॉन लिविंग है। और अगर हम बात करेंगे, अगर मेरे पास ये बॉटल रखी हुई है, तो ये बॉटल लिविंग है या नॉन लिविंग है? ऑब्वियसली नॉन लिविंग है। अगर हम बात करेंगे ये गेट, यहाँ पर ये गेट लगा हुआ है, तो गेट क्या है? लिविंग है, नॉन लिविंग है या फिर डेड है? बताइए। सोच लिया? हाँ, मैक्सिमम लोग बोलेंगे ये नॉन लिविंग है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डेड है। डेड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो पहले जीवित थी लेकिन अब नहीं है, यानी कि अब उसका हम अलग से दूसरा कोई यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया डेड। ठीक है, जो आउटर पार्ट है वो डेड पार्ट है। डेड पार्ट से इन्होंने डिस्कवरी की, तो हमको बस ये इसके अंदर याद क्या रखना है कि जो सेल की डिस्कवरी की थी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कौन से प्लांट से की थी? ओक के प्लांट से की थी। ओक के प्लांट की कॉर्क से की थी। और जो अगर बात करेंगे सेल की, सेल वॉल की डिस्कवरी, तो सेल वॉल की डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने ही की थी। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करेंगे लिविंग सेल के बारे में, कि जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एंटोन बॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोन बॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी लिविंग सेल की डिस्कवरी, जो कि कब की थी? 1674, 1674 ईस्वी में की थी। तो इन्होंने किसी भी कोई सेल देखी होगी, तो सेल के अंदर इन्हें लिविंग सेल दिखाई दी, जो सेल मूव कर रही थी। उन्होंने नाम दिया इस सेल को कि ये आपकी लिविंग सेल है। जैसे अगर बात करेंगे प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोन्स थे, तो प्रोटोजोन्स को भी इन्होंने देखा, और वो मूव करते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह पे भी मूव कर सकते हैं। और स्पर्मेटोजोआ, तो ये सभी
सेल्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकती थी, इसलिए उन्होंने इनको मूविंग सेल नाम दिया। यानी कि इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। और इसके अंदर कोई भी इतना खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी, इसके अंदर ऐसा कोई बायोलॉजी के अंदर कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये जितना ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड तो नहीं आते हैं, कुछ कुछ चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट हैं। जैसे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ बायोलॉ वो मॉलिकुलर एमबीआई होता है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। बायोटेक के अंदर भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आते हैं। तो इसके अंदर इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लर्निंग बेस है, जितना ज़्यादा आप याद कर लो उसके अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। अगर बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। कौन से प्लांट से की थी, ऑर्किड प्लांट से की थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किससे, कौन से प्लांट से की थी, ऑर्किड प्लांट से की थी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेल थ्योरी के बारे में, कि सेल थ्योरी होती क्या है। अब हमने बेसिक पढ़ लिया कि हमने सबसे पहले देखा कि सेल होती क्या है, सेल के बारे में बेसिक उसका स्ट्रक्चर देख लिया हमने, सेल की डिस्कवरी के बारे में देख लिया। अब हम सेल की थ्योरी देखते हैं कि सेल काम कैसे कर रही है, उस सेल के बारे में हम बात करेंगे कि ये सेल काम कैसे करती है। और जो जो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, मैथियस स्लाइडेन, इन 1838, 1838 ईस्वी के अंदर एक साइंटिस्ट आए थे, मैथियस स्लाइडेन, जो कि जर्मन के बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट, यहाँ पर अगर हम बायोलॉजी के अंदर किसी भी, अगर कोई भी हमको शब्द दिया हुआ है तो हम उस शब्द को डिकोड करेंगे। अगर हम जितना ज़्यादा डिकोड कर लेंगे उतना ज़्यादा हमको नॉलेज उस शब्द के बारे में मिलेगी। क्योंकि इसके अंदर अंग्रेजी का तो वर्ड होता नहीं, जैसे कुछ कुछ वर्ड होते हैं वो अंग्रेजी के होते हैं, वो समझने के लिए होते हैं। लेकिन अगर हम वैसे ही करके जो साइंस के वर्ड हैं उनको हम डिकोड जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट यानी कि इसके अंदर बॉटनी, बॉटनी का नाम आया है। बॉटनी यानी कि साइंस की जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी की दो शाखा होती है, एक जूलॉजी होती है, दूसरी बॉटनी होती है। जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, और अगर हम बात करें बॉटनी, बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो जो व्यक्ति या फिर जो स्कॉलर, जो साइंटिस्ट अगर बॉटनी की स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको बॉटनिस्ट बोलेंगे। अगर जो साइंटिस्ट जूलॉजी की स्टडी वो कर रहे हैं तो हम जूलॉजी का जो जूलॉजिस्ट बोलेंगे। अगर कोई भी साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़ रहा है तो उसको हम एस्ट्रोनॉमिस्ट बोलेंगे। वैसे ही करके हम यहाँ पर इनको बोल रहे हैं। तो इन्होंने बॉटनी के अंदर काम किया था अपना, आगे देखेंगे। जैसे इन्होंने क्या कहा था कि ये सेल है यहाँ पर, ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पर ये चार सेल हैं। तो इन्होंने ये कहा था कि ये सारी सेल्स, ये चारों सेल्स जो अलग अलग सेल हैं वो मिलकर एक टिश्यू बनाएंगे। ये सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन अ ग्रुप, प्रेजेंट इन अ ग्रुप मेक ए टिश्यू। यानी कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ये जैसे ए बी सी डी अगर सेम साइड सेम सेल्स होती हैं तो वो ए यानी कि चारों ए ही होती हैं। और यहाँ पर ये अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, यानी कि तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। फिर उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए। ये देखो इनके अंदर क्या है, ये दोनों एक ही साथ में काम कर रहे थे, मतलब लगभग लगभग बोल सकते हैं एक ही साथ में इन्होंने काम स्टार्ट किया हुआ। ये 1838 है, 1838 है। यहाँ पर देखो 1839, 1839, ठीक है। तो यानी कि एक सेल, एक साल का अंतर आया है। कितना, एक साल का अंतर आया है बस इसके अंदर। थियोडोर स्वान जो जूलॉजिस्ट हैं, जैसे देखो हमने यहाँ पर इसको डिकोड कर लिया था ना।
अगर यहाँ पर हमने इसको डिकोड कर लिया तो अब हमको यहाँ पर दिक्कत नहीं आई। यहाँ पर हमने बॉटनिस्ट को डिकोड कर लिया तो हमें हमको यहाँ पर जूलॉजिस्ट में अब दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ये जूलॉजी पे स्टडी कर रहे थे, ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे। हाँ, इसके अंदर एक बात और बताऊँ आपको, यहाँ पर ये जर्मन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है जर्मन, और यहाँ पर भी जर्मन लिखा हुआ है। क्या हुआ है, ये चेंज हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। जो पहले की ओल्ड एनसीईआरटी थी, ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर एक में जर्मन जूलॉजिस्ट लिखा, जर्मन, इसमें जर्मन जूलॉजिस्ट लिखा था। मतलब एक जगह पे, दोनों जगह पे करेक्शन था, एक जगह ब्रिटिश यानी कुछ लिखा था, तो अब दोनों जगह पर जर्मन है ये। इसके अंदर देखेंगे हम, जर्मन जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया, एक सेल ली, सेल के अंदर एक थिन लेयर को देखा, थिन लेयर, एक थिन लेयर को देखा, तो जिसको हम आज क्या जानते हैं, टुडे, चलो वैसे ही शॉर्ट में लिख देता हूँ। मैंने इसके अंदर जो डिस्क्राइब, इतना डिस्क्राइब करके नहीं लिखाया है आपको, मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में ये कंटेंट दिया है। जो थिन लेयर है, थिन लेयर को हम क्या बोलेंगे, थिन लेयर को बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। टुडे मतलब मॉडर्न डे के अंदर हम, मतलब आज जब डिस्कवरी हो गई उसकी, तो जो जर्मन जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये तो होगी, इन्होंने बेसिक देखा था, ये एनिमल्स के अंदर देखा, इन्होंने प्लांट्स की भी, भाई देखो इनके, जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जगह पर अपना फोकस नहीं रखा, एक जगह पर सीमित नहीं रहे। इन्होंने सबसे पहले तो एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के ऊपर डिस्कवरी की, फिर उसके बाद में प्लांट्स पर भी ये गए। तो प्लांट्स के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स के अंदर सेल वॉल की डिस्कवरी भी कर दी, सेल वॉल डिस्कवर्ड। तो इन्होंने प्लांट्स के अंदर भी जाके काम किया। पॉइंट पढ़ते हैं हम। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज a यूनिक कैरेक्टर ऑफ अ प्लांट सेल, यानी कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है। अच्छा, यूनिक कैरेक्टर और डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग कैरेक्टर, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। एक तो यूनिक होता है, एक यूनिक कैरेक्टर होता है, और एक यूनिक, एक यूनिक कैरेक्टर होता है और एक डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है। डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होता है, ऐसा कोई कैरेक्टर जो सिर्फ उसी के अंदर हो, जो सिर्फ उसी के अंदर हो, तो वो होता है डिफाइनिंग कैरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी सारे, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, जितने भी सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल्स और उनके, उनके जो प्रोडक्ट ऑफ सेल्स हैं, यानी कि उनके जो सीक्रीशंस हैं, जो सेल के सीक्रीशंस हैं, उनसे ये मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पर एक मेजर पॉइंट लिखा हुआ है, इस वाले पॉइंट को देखेंगे हम। पॉइंट आएगा अभी, रुकना। ये सेल, सेल थ्योरी इज फॉर्मुलेटेड बाय स्लाइडेन एंड स्वान, यानी कि जो सेल थ्योरी थी वो किसने फॉर्मुलेट की थी, फॉर्मुलेटेड बाय द स्लाइडेन एंड स्वान। जो सबसे पहले, मान लो अगर हम किसी की बात करते हैं, अगर
किसी की नींव, जैसे बात करते हैं किसी की नींव, तो इन्होंने यहाँ से स्टार्टिंग कर दी थी कि ऐसा कुछ होता है, सेल्स होती हैं, सेल्स अपनी ही तरह की सेल से मिलकर बनी होती हैं, सेल्स अपने ही सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती हैं, इनकी ये थ्योरी थी। तो इनके अंदर कुछ कमियां भी रही होंगी, तब इसको थ्योरी को नकार दिया गया। तो अब हम इसकी डिमेरिट्स के बारे में बात करें कि कमियां क्या रही होंगी। अगर आप सोचो, अगर कोई एक सेल है, तो वो एक सेल दूसरी सेल कब बनाएगी। इन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि एक सेल है, एक सेल से ये दो सेल्स कैसे बनती हैं। और यही मेन कॉन्सेप्ट था सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट यही था कि एक सेल से दो सेल्स कैसे बनती हैं। देखेंगे आगे। Demerits. They did not explain how a new soil was formed. यानी कि उन्होंने ये बताने के लिए कैपेबल नहीं रहे थे कि जो नई सेल्स होती हैं, नई सेल्स कैसे बनती हैं। तो फिर अगर मान लो कोई भी थ्योरी है, वो थ्योरी फेल हो गई या फिर उसके अंदर कोई ड्रॉबैक आ गया, तो नई नई जो नई थ्योरी होती है, नई थ्योरी का फॉर्मेशन होता है। इसका नाम है सेल एडवांटेज सेल थ्योरी, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, या फिर सेल लीनिएज थ्योरी। इसके एडवांस थ्योरी, एडवांस क्यों कहा, क्योंकि जो पहले वाली थी बेसिक थी, अब ये वाली एडवांस है। मॉडिफाई यानी कि पहले वाली जो थ्योरी थी उसके अंदर ही हमने मॉडिफिकेशन कर दिया, इसलिए ये क्या हो गई, मॉडिफाइड सेल थ्योरी। और सेल लीनिएज थ्योरी यानी कि सेल लीनिएज, लीनिएज वर्ड है, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। लीनिएज का मतलब होता है किसी भी एक लाइनिंग, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल। मान लो एक सेल से दूसरी सेल बनी, दूसरी से दो से चार बनी, चार से आठ बनी, यानी कि ये लीनिएज, एक लीन लाइन बन रही है। तो वो है ये सेल लीनिएज थ्योरी। ओके। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आता है आपका रूडोल्फ विर्चो, जो साइंटिस्ट थे। देखो भाई, साइंटिस्ट अपने याद कर लेना। साइंटिस्ट कौन से थे। रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। और फिर उसके बाद में आपके एंटोन वॉन लीवन आए। एंटोन वॉन लीवन के बाद में ये आते हैं आपके रूडोल्फ बिरचोव। रूडोल्फ बिरचोव कब आए थे, 1855, 1855 ईस्वी के अंदर आए। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या कहा, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। देखो कितना फैंसी वर्ड है ना। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला लेटिन ऑर्गेनाइज्ड है। चलो देखते हैं, इसका ब्रेक डाउन करते हैं। देखो भाई, ब्रेक डाउन करोगे, जब तक चीज़ों को ब्रेक डाउन नहीं करोगे तब तक चीज़ें पढ़ ले नहीं पड़ेंगी, सीधी बात है। ओमनिस, ओमनिस मतलब न्यू, सेल्यूला मतलब सेल्स। ई मतलब प्री। ठीक है। ओमनिस मतलब न्यू, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जैसे यहाँ पर लिखा भी है आपका, देखते हैं। ये लिखा है ऑल न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द सेल डिवीजन। इसके द्वारा एक सेल से दो सेल बनी, दो सेल से चार सेल बनी, चार सेल से आठ सेल बनी, आठ से सोलह, सोलह से ऐसे करके डिवाइड होती गई। तो ये ऑल न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन होता है कि सेल डिवाइड कर दी जाती हैं एक दूसरे जैसे। व्हाट इज सेल थ्योरी। अब मेन पॉइंट वही आ रहा है कि सेल थ्योरी है क्या, सेल थ्योरी है क्या। मेन पॉइंट तो वही है, हम वहीं पर बात कर रहे थे कि सेल थ्योरी है क्या। तो इसके अंदर टुडे सेल थ्योरी इज अंडरस्टूड एज। तो आज हम सेल थ्योरी को कैसे जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। भाई पहले वही कह गए थे ना, जो पहले साइंटिस्ट थे वो कह गए थे कि जितनी भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल और उनके प्रोडक्ट से बनकर मिलकर बने होते हैं।
अब सेकंड पॉइंट है, ऑल न्यू सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अरे, अरे ये क्या हो गया? ऑल न्यू सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये नहीं बता पाए थे वो जो दोनों साइंटिस्ट थे, एंटोन वॉन लीवेनहॉक और रॉबर्ट हुक। वो नहीं बता पाए थे कि न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होती हैं। तो यही किसने बताई थी? और रॉबर्ट हुक। ये बताया रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी इज वायरस। अब ये क्या है भाई? ये क्या है वायरस? वायरस तो ना लिविंग होता है नॉन लिविंग होता है, कैसे? चलो वायरस के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। वायरस के अंदर ये आरएनए होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। अब ये किसी दूसरे, ये आरएनए था, आरएनए चला गया किसी दूसरे के अंदर, किसी दूसरी सेल के अंदर चला गया। और आरएनए और प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन, यहाँ पे भी आरएनए के साथ में प्रोटीन, आरएनए के साथ में प्रोटीन, ये आरएनए प्लस में प्रोटीन। तो भाई ये तो ना तो लिविंग है, ये लिविंग थोड़े ना है, ये लिविंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है? ये नई सेल्स बना रहा है, एक एक सेल से दूसरी सेल बना रहा है, इसीलिए ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। और फिर उसके बाद में ये तीसरा पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स आर कंपोज्ड, सेल्स आर प्रेजेंट इन अ ग्रुप एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर कॉल्ड द टिश्यू। यानी कि इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स होती हैं, सेल्स ग्रुप के अंदर इंटरेक्ट करके टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, जैसे सेल्स होती हैं। अगर हम, चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पर आगे देख लेंगे, मतलब या फिर आगे बेसिक में देख लेंगे कि किस प्रकार से ये हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।